नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान ने पलटवार किया है और यह पलटवार इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने किया है। ईरान हमला कर रहा है अपने मिसाइलों के जरिए इजराइल पर। तस्वीरें आप देखिए, इजराइल पर ईरान ने करीब 30 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत यह हमला किया गया है ईरान के द्वारा। तेल अवीव, हाइफा और दूसरे शहरों में तमाम जो सामरिक ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम किया है, लेकिन कुछ हमले ऐसे भी हैं जिसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम नहीं कर पाया और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जो हैं वो देखिए, ये तस्वीर माना यह जा रहा था कि शायद ईरान अब इस युद्ध से अपने कदम को पीछे खींच ले। जिस तरह से अब ईरान और इजराइल की लड़ाई में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो गई है और अमेरिका ने उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और फिर हमला करके उसके जो विमान हैं लड़ाकू वो वापस अमेरिका लौट गए। शांति के लिए एक धमकी भी दी अमेरिकी राष्ट्रपति कि शांति स्थापित करो, यहां से शांति के रास्ते पर आ जाओ, नहीं तो इससे भी भयानक हमला करेंगे और दशकों तक दुनिया उस हमले को याद रखेगी। ऐसा लगा कि शायद अब अपने कदम पीछे खींचे और इस वॉर को खत्म करने के लिए ईरान विचार करे, लेकिन ईरान ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की इन धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं है और अमेरिका ने जो हमला किया है उस हमले के बाद भी वो युद्ध को जारी रखेगा और पलटवार किया इजराइल पर। इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया है और करीब करीब 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए यह हमला किया है और कुछ नुकसान भी पहुंचा है इजराइल के खिलाफ ईरान के इस हमले में। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का है उसने ज़्यादातर हमलों को नाकाम किया है, लेकिन ये जो हमला हुआ है उसमें हम उस हमले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से धमाके और इजराइल के कई शहरों में युद्ध के सायरन भी बज रहे हैं। तो ईरान के हमलों के बाद अब एक्शन में है इजराइल। इजरायली वायुसेना ने ईरान पर हमला किया है। पश्चिमी ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया है और उत्तर पश्चिमी ईरान में भी हमले की खबर है। तबरीज शहर को आईडीएफ ने निशाना बनाया। तो अब दोनों तरफ से हमला शुरू हो गया। आज अहले सुबह अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, और उसके बाद ईरान ने पलटवार किया इजराइल पर। इजराइल पर 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए हमला किया और अब इजराइल ने भी उस पर पलटवार किया है और एक्शन में इजराइल आ गया है। इजराइल की वायुसेना ने ईरान पर हमला किया है। पश्चिमी ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया है इजराइल ने। उत्तरी पश्चिमी जो ईरान है वहां भी हमले की खबर है। तबरीज शहर को आईडीएफ ने निशाना बनाया है। तो दोनों तरफ से एक बार फिर से हमला शुरू हो गया है। अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका का ईरान पर 180 सेकंड का अटैक आज सुबह हुआ। अमेरिका ने सिर्फ 3 मिनट में यह पूरा ऑपरेशन किया है। अमेरिका ने जो हमला किया उसमें सिर्फ 3 मिनट लगे। 180 सेकंड्स में अपने ऑपरेशन को पूरा किया और ऑपरेशन के बाद उसके सभी विमान सुरक्षित वापस लौट आए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि भी की और कहा कि बहुत ही मुश्किल टारगेट था, लेकिन उस टारगेट को सफलतापूर्वक अचीव किया हमारी सेना ने और तीनों जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक किया और सफल अटैक के बाद सुरक्षित वापस लौट आया है अमेरिका का विमान अमेरिका की तरफ। तो स्थिति और भयावह होती जा रही है। अंशु जोशी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू की हैं और लगातार इस तरह की जब सिचुएशंस आते हैं तो हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये आने वाले समय में किस रूप में और बड़ा होगा, या अब इजराइल और ईरान
कि इस लड़ाई के बीच में जब अमेरिका डायरेक्टली आ गया है और उसने हमला किया ईरान में घुसकर, तो उसके बाद की क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, जरा इसको पहले आप समझाइए अंशु जोशी जी। क्या ये उम्मीद की जा रही थी कि डायरेक्टली अमेरिका आएगा, और जब अमेरिका इसमें डायरेक्टली आएगा और वो अटैक करेगा तो फिर स्थिति और कितनी भयावह हो जाएगी? क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ गई है दुनिया? आनंद जी, जिस समय में हम रह रहे हैं, अलग अलग कोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी ये कहना कि क्या हम तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा जल्दी का काम हो जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में सब लोग अपनी अपनी अर्थव्यवस्था की शक्ति को पहचानते हैं और युद्ध एक बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। तो वैसे कोई भी देश युद्ध में जाना नहीं चाहता है, एक एक मिसाइल की कीमत होती है। लेकिन मैं आपको अभी वर्तमान यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थितियां बताऊं, विशेषकर पश्चिम एशिया में, तो अमेरिका के युद्ध में कूदने के साथ परिस्थितियां और जटिल हो गई हैं। तो अभी स्थिति गंभीर भी है और चिंताजनक भी है। लेकिन ये वेल स्पेक्यूलेटेड था कि अमेरिका आज नहीं तो कल इस युद्ध में कूदेगा। हम इसे समझें, एक तो ईरान लंबे समय से अमेरिका की आंख की किरकिरी बना हुआ है। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, अभी बहुत ही अग्रेसिवली, जिस तरह से आईएईए के द्वारा चेतावनियां भी जारी की जा रही थी कि बहुत जल्द न्यूक्लियर बॉम्ब का अनाउंसमेंट कर सकता है, बना सकता है ईरान, बार बार अमेरिका की तरफ से वार्निंग्स आ रही थी। दूसरा, हम देखें कि ईरान लगातार जो प्रॉक्सीज हैं वो ईरान के लिए प्रॉक्सीज हैं, लेकिन बाकी की दुनिया के लिए वो आतंकवादी संगठन है, चाहे हमास हो, हुतीज हो, हिजबुल्ला हो। उनके जरिए ईरान इजराइल पर हमले करवाता रहता है, क्योंकि जब हम फिजिकल डिस्टेंस को देखते हैं तो वो इजराइल और ईरान के बीच में बहुत ज्यादा है। इसलिए ईरान को इन प्रॉक्सीज की और प्रॉक्सी नेशंस की भी जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिनकी वजह से तनातनी बढ़ती ही जा रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में। और कुछ वार्ता करने की कोशिश ट्रंप ने की, लेकिन वो ईरान के साथ फेल रही। तो अंततः जो है, मुझे कुछ कुछ ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ही, कि उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ। रातों रात ये अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर जो हैं, जो कि क्लस्टर बॉम्ब को कैरी करते हैं, और ऐसा पढ़ने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है समाचारों के हवाले से कि 6 क्लस्टर बॉम्ब गिराए गए हैं सबसे प्राइम न्यूक्लियर साइट पर ईरान की। तो ये हमला रातों रात अमेरिका ने किया, और इसके बाद निश्चित तौर पर स्थितियां और जटिल होंगी। पर मुझे लगता है कि अमेरिका युद्ध में बहुत लंबे समय तक नहीं जाना चाहेगा, और ईरान के पास भी ऐसी क्षमता नहीं है कि बहुत लंबे समय तक युद्ध में वो सस्टेन कर सके। तो इसके अब विकल्प क्या है? या तो डिप्लोमेटिक टेबल पर दोनों आकर के बात करें, लेकिन ईरान के साथ समस्या ये है कि जब तक अपनी जनता को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा एक कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई करके या हमला करके, तब तक यदि वो सीधे डिप्लोमेटिक टेबल पर आता है तो आंतरिक वैसे ही अनरेस्ट बना हुआ है, सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन हम ईरान में देख रहे हैं, तो वो और स्थितियां खराब होंगी। और यदि वो अटैक करता है तो ये हम समझ लें कि इजराइल के साथ तो अमेरिका खड़ा है। अमेरिका अपने आप में सर्वोच्च सैन्य शक्ति संपन्न देश के रूप में जाना जाता है, उसके पीछे नाटो की भी शक्ति है। लेकिन यदि हम ईरान की ओर आते हैं तो ईरान के साथ कौन है? रशिया और चीन जैसे देश हैं। रशिया पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर में लगा हुआ है, तो रशिया इनडायरेक्टली यदि कुछ सहायता कर भी दे तो अलग बात है, पर सीधे सीधे ईरान के साथ वैसे आके खड़ा नहीं हो सकता जैसा अमेरिका इजराइल के साथ आकर खड़ा हो गया और उसे सीधे ईरान पर अटैक कर दिया। आप चीन की ओर देखिए, चीन एक बहुत ही चालाक देश है। चीन पहले अपनी स्थिति को समझकर पहले अपना इंटरेस्ट सिक्योर करता है, उसके बाद कहीं भी जाता है। आप देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में चीन रशिया का नेचुरल अलाई है, दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है। लेकिन अभी तक आप देखिए, इस युद्ध के बारे में आपने चीन को कहीं पर भी रशिया के साथ खड़े होते हुए नहीं देखा। बल्कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से इस तरह की खबरें आई कि कुछ सहायता रशिया को भिजवाई गई, लेकिन चीन को आपने इसमें कहीं नहीं देखा। तो फिर ईरान इस स्थिति में अलग थलग पड़ता हुआ नजर आता है। तो ये जो स्थितियां हैं आनंद जी, ये अगले मुझे लगता है 24 घंटे में या 48 घंटे में थोड़ा स्पष्ट होगा कि ट्रंप क्या चीजों को डिप्लोमेटिक टेबल की ओर ले जाना चाह रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर क्या डिप्लोमेटिक टेबल की ओर इस पूरे युद्ध को ले जाना चाह रहे हैं, या युद्ध को और एस्केलेट करना चाह रहे हैं। क्योंकि अब अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका हमले के बाद राष्ट्रपति सामने आए, उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अब यहां से शांति की पहल शुरू होती है और ईरान शांति की बात करे, अपने पैर पीछे खींचे युद्ध से, और नहीं तो फिर इससे भी बड़ा हमला हम करेंगे और उसे दशकों तक दुनिया याद रखेगी। ये लेकिन इसका कोई असर पड़ता ईरान पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब कुछ ही समय पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया, करीब 30 से 40 बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए, ड्रोन के जरिए, और अब इजराइल ने भी वहां पर ईरान पर हमला कर दिया है। तो ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ठहराव बहुत जल्दी आने की उम्मीद।
आनंद जी, फिर एक बार मैं भारत पाकिस्तान के बीच में अभी जिस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट बना, हमने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया अपने ऊपर पाकिस्तान के द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के बाद, इसके बाद देखिए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने का प्रयास किया, हालांकि हमने उसे विफल कर दिया। उसके बाद जाकर चीजें डी एस्केलेट होनी शुरू हुई हैं। अभी यहाँ आप देखिए सिचुएशन क्या थी। पहले ट्रंप ने कहा हम शांति चाहते हैं, फिर उन्होंने बीच में कहा कि हम किसी भी ईरान की न्यूक्लियर साइट को, सुप्रीम लीडर को नहीं बख्शेंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं 2 हफ्ते का डिप्लोमेटिक पॉज लूंगा। और ये डिप्लोमेटिक पॉज के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद हम देखते हैं कि क्लस्टर बॉम्ब के साथ में जो एक बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही डेंजरस वेपन है अमेरिका के पास, उसके साथ ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने कल रात को हमला कर दिया। तो अब अमेरिका तो हमला करके बैठ गया है। अमेरिका के ईरान के आसपास लगभग 19 सैन्य बेसेस भी हैं अलग अलग खाड़ी देशों में। अब ईरान के सामने वही मैंने कहा कि 2 विकल्प हैं, लेकिन यदि वो डिप्लोमेटिक टेबल का रास्ता सीधे सीधे चुन लेता है तो ईरान की अपनी जनता को वहां के सुप्रीम लीडर क्या जवाब देंगे, प्रश्न ये हो जाता है। तो ईरान के साथ अभी स्थिति ये है आनंद जी कि आगे कुआं पीछे खाई। अगर वो रिटेलिएट नहीं करता है, अगर वो जवाबी कार्रवाई नहीं करता है, तो उसकी अपनी जनता और उससे जो जुड़े हुए प्रॉक्सीज हैं वो ईरान से सवाल पूछेंगे, तब ईरान क्या जवाब देगा। इसलिए ईरान अभी हमें अग्रेशन के मोड में नजर आ रहा है। लेकिन यह भी संभव है कि कुछ जवाबी कार्रवाई के बाद हो सकता है कि चीजें फिर थोड़ी शांति की ओर बढ़े, क्योंकि अब जो आज ट्रंप का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने क्या कहा कि अब हमने ये हमला कर दिया, अब इसके बाद यहां से शांति का रास्ता नजर आता है। तो ये एक रीड बिटवीन द लाइन यही हो सकती है कि यहां से कुछ जवाबी कार्रवाई ईरान करे और उसके बाद हो सकता है कि कुछ बातचीत की तरफ बात जाए। ईरान के सामने एक विकल्प ये भी आनंद जी कि जो उसके आसपास के अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक अलग अलग नेवल और एरियल बेसेस हैं खाड़ी देशों में, और 19 के करीब सैन्य बेसेस है। इसमें कुछ परमानेंट है, कुछ टेम्पररी सैन्य बेसेस हैं, लेकिन कैपेबिलिटीज बहुत तगड़ी है अमेरिका की। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर उसका यहाँ पर मैन पावर है और उसके फ्लीट है, यदि हम नेवल बेसेस की ओर नजर डालें तो, और उसकी एरियल पावर भी है। तो यदि यहां ईरान हमला करता है, ये भी एक विकल्प है। तो यहां हमला करता है तो समस्या ये है कि वो देश जहां पर ये बेसेस स्थित हैं वो भी युद्ध की जद में आ जाएंगे। तब आप सही कह रहे हैं, तब तो फिर एक पूरा एक रीजनल वॉर, और फिर आगे वो हो सकता है कि विश्व युद्ध की और चीजें बढ़ जाएं। तो ये अभी अलग अलग क्या विकल्प हो सकते हैं, हम सिर्फ सिचुएशंस अज्यूम कर सकते हैं कि ईरान ऐसे कर सकता है या वैसे कर सकता है, लेकिन वस्तुतः स्थितियां क्या रहेंगी ये मुझे लगता है कि इसके लिए हमको एक दिन और ठहरना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके बाद अमेरिका और फिर क्या एक्शन लेता है ये भी हमें देखना होगा। ईरान और इस्राइल के युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री के बाद अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपने ढंग से इसको स्टडी कर रहे हैं, इसका एनालाइज कर रहे हैं, और इसी क्रम में ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर आईडीएसए में परमाणु मुद्दे और शस्त्र नियंत्रण केंद्र के प्रमुख राजीव नयन का कहना है कि ईरान को इस हमले का अनुमान था, अमेरिका के पास पर्याप्त तकनीक है, आज या कल वो पता लगा लेगा कि ईरान ने अपने परमाणु संयंत्र को कहां रखा है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर सचमुच ईरान हटा लिया होगा अपनी जो क्रिटिकल एसेट्स को, तब तो फिर एक है कि कहाँ छिपा कर रखा है। एक पुनः चुनौती अमेरिका के लिए होगी उसे तलाश करना। ये सारे के सारे साइट्स जैसा ईरान भी बोल रहा है, ये सब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुपरविजन में हुआ है। तो इस चलते ईरान का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, और ये अमेरिकी भी कई कांग्रेस, खास करके कांग्रेसमैन डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस के ऑथराइजेशन से हुआ। तो यह तो चलिए टेक्निकल है, लेकिन जो शक्ति परीक्षण में निश्चित ही अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है, और उन्हें कहा है कि अब जल्दी समाप्त करो, शांति की तरफ बढ़ो, नहीं तो हमले और होंगे। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। निश्चित ही अमेरिकी दावों पर हमें थोड़ा ज़्यादा मानना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति उनके साथ है और शक्ति परीक्षण वो कर रहे हैं, और अभी दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो पाए। तो यही जो स्थिति है, ये जो परिस्थिति है, इसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं, और हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंशु जोशी जी, इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू की, और वो बता रही हैं कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आगे क्या निकलने वाला है, क्या आगे का रास्ता क्या दिख रहा है। तो बात अब यही हो रही है अंशु जी कि ये जो पूरा सिचुएशन है, अब इसमें मिडिल ईस्ट की बात अगर हम करें, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़
की बात भी आपने की, तो उनका क्या स्टैंड हो सकता है? वो इसमें किस तरह से इन्वॉल्व होंगे जब अमेरिका का हमला हुआ है, क्योंकि कई ऐसे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जहाँ पर उसका अपनी सेना का बेस है। और इसके साथ ही कि प्रॉक्सीज की भी बात आपने की शुरू में, तो क्या ईरान, जिस तरह से अमेरिका घुसकर ईरान में वार किया, ईरान उस परिस्थिति में तो है नहीं कि अमेरिका में घुसकर वार करे, तो इसका बदला अमेरिका से वो कैसे लेगा? क्या अमेरिका के जो नागरिक हैं उन पर, उनके जो कुछ ठिकाने हैं उन पर, या फिर प्रॉक्सीज के जरिए इसका बदला लेगा? क्या आपको लग रहा है? आनंद जी, देखिए, ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई तो बिल्कुल अपेक्षित है। और अभी इस प्रकार के कोई स्टेटमेंट्स ईरान से आ भी नहीं रहे हैं कि अब वो शांति की ओर या बातचीत करने की ओर तैयार है। सुप्रीम लीडर की तरफ से के हवाले से जिस तरह की हमें खबरें सुनने को मिल रही है, तो उसमें यही था कि यदि अमेरिका इस युद्ध में कूदता है या ईरान पर हमला करता है, तो इस गुस्ताखी की सजा अमेरिका को मिलेगी। अब ईरान किस प्रकार से अपनी जवाबी कार्रवाई करता है, इसके विकल्पों पर हम बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका की भूमि पर सीधे पहुंचकर हमला तो कर नहीं सकता ईरान, इजराइल तक भी सीधे नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए वो क्या करता है, प्रॉक्सीज की सहायता लेता है। प्रॉक्सीज कौन है ये? तो लाल सागर में आप देखिए हूतीज एक्टिव रहते हैं। फिर आप देखिए हिजबुल्लाह, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे लिए, उसे प्रमोट करता है ईरान। फिर हम देखें हमास को प्रमोट करता है ईरान। और इसमें इसके साथ आप देखिए कि दूसरे फिर लेबनान और सीरिया और इस तरह के तमाम देश जुड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसे देश हैं इस रीजन में जो इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। वैश्विक स्तर पर यदि आप देखें तो एक तरह से फिर ये हमारा नैरेटिव हो गया, जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादी संगठनों को पल्लवित पोषित करने का काम करता है, ये तमाम प्रॉक्सीज इस रीजन में जो भी कहलाते हों, ये दुनिया के लिए आतंकवादी संगठन है। तो इनके माध्यम से फिर जो अपने आसपास अमेरिका की बेसेस हैं या जहां अमेरिका के नागरिक हैं, तो हॉस्टेजेस बनाना या नागरिकों पर हमला करना, इस प्रकार की कोई हरकत ईरान कर सकता है इनडायरेक्टली। लेकिन यदि ऐसा करता है आनंद जी, तो उसका क्या रिपरकशन होगा आप ये भी देखिए कि वैश्विक स्तर पर ईरान की छवि बनेगी या और खराब हो जाएगी। तो ये एक बात हो जाती है। फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु हम देखें कि जो ये तमाम खाड़ी देश हैं, इनमें अमेरिका ने अपनी बहुत अच्छी सैन्य प्रेजेंस बना रखी है। और इनमें से कई देशों के साथ अमेरिका के आज की तारीख में अपने आर्थिक हितों को देखते हुए अच्छे संबंध है। तो दूसरी ओर ईरान ने बड़ा प्रयास किया कि मुस्लिम सॉलिडारिटी पे मुझे इन तमाम देशों का समर्थन मिले। लेकिन ये जो देश हैं ये जानते हैं, विशेषकर कोविड-19 के बाद से ये सारे देश जानते हैं कि आज की तारीख में अर्थव्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है और पैसा कितना महत्वपूर्ण है किसी भी देश की शक्ति को बनाए रखने के लिए। तो सीधे सीधे मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश इस युद्ध में कूदना चाहेगा। लेकिन अब इन बेसिस की ओर नजर डालें। जैसे एक बहरीन के पास में अमेरिका का बहुत ही सिग्निफिकेंट नेवल बेस है, जहां पर इनका बहुत महत्वपूर्ण 5th फ्लीट तैनात है और यहाँ बड़े पैमाने पर इनकी मैन पावर की भी प्रेजेंस है। आप कतर में देखिए, कतर में इनके एरियल बेसिस है अमेरिका के। कुवैत में देखिए तो एरियल बेसिस हैं। यूएई में बड़ा महत्वपूर्ण एरियल बेस है। सीरिया में बेसिस है अमेरिका के। तो ये जो तमाम बेसिस हैं, अब यहाँ पर ईरान, यहाँ तक ईरान की रीच है, तो ईरान डायरेक्टली हमला करता है या प्रॉक्सीज के माध्यम से हमला करवाता है, ये एक विकल्प आ जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर इन बेसिस पर ईरान के द्वारा हमला किया जाता है, तो वो जिस देश में वो बेस स्थित है, उस देश की सॉवरेनिटी पे क्या वो हमला नहीं काउंट होगा? और अगर ऐसा होगा तो फिर वो देश कहीं ना कहीं ईरान के अगेंस्ट हमें खड़ा हुआ नजर आएगा। तो ये फिर एक विकल्प है। अब इसके बाद भी फिर ईरान की क्या छवि बनती है और ईरान के पास रेपरकशंस कैसे होते हैं, फिर हमें ये देखना होगा। अच्छा, इसमें एक और एंगल जोड़ना चाहूंगी पाकिस्तान का, क्योंकि बीते कई दिनों से हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आसिफ मुनीर वहां बैठकर ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। अब हमारे देश के लोगों को कम से कम ये समझ में आया होगा कि मुनीर को लंच पर बुलाने का क्या कारण था। तो मुझे लगता है अमेरिका कई दिनों से इस हमले की तैयारी कर रहा था। कुछ अपनी ये खाड़ी देशों की बेसिस से उसने अपने जो इंपॉर्टेंट फ्लीट या हम कहें जो क्राफ्ट्स थे उनको कम किया, कुछ की संख्या बढ़ाई, कुछ को कम किया। फिर हम देखें कि मुनीर को लंच पर बुलाकर डिप्लोमेटिकली ये कन्विंस किया गया कि पाकिस्तान कम से कम न्यूट्रल रहे, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अभी चीन की गिरफ्त में है, पाकिस्तान की जिस तरह से सीमा ईरान से मिलती है, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ईरान या चाइना पाकिस्तान का उपयोग अमेरिका के या इजराइल के अगेंस्ट करें। अब पाकिस्तान के लिए भी अभी बहुत बुरी सिचुएशन है, क्योंकि यदि ईरान का साथ नहीं देता है तो फिर वो इजराइल अमेरिका का साथ देते हुए नजर आएगा।
फिर वहां उसके यहाँ पर अनरेस्ट होगा। और अगर ऐसा नहीं करता है इजराइल या अमेरिका के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो अभी जो ये लंच चल रहा था इसके बड़े खराब परिणाम निकलेंगे। तो ये अभी बड़ी जटिल परिस्थितियां हमें नजर आ रही है। लेकिन एक बात तो तय है आनंद जी कि ईरान जवाबी कार्रवाई बिल्कुल करेगा। अब वो किस तरह से करेगा ये हो सकता है हमें कुछ समय में या एक आध दिन में क्लियर हो जाए। बिल्कुल, और तस्वीरें भी आ रही हैं जो हमला हुआ है ईरान पर, अमेरिकी हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। ईरानी सेना ने वीडियो पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले का फुटेज, और ये तस्वीरें भी अब आने लगी हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। İsmail iyice açıldı.